अगली सुबह सभी स्टूडेंट्स एवरी नाइट एकेडमी जाने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही वो रेनी टाउन के दरवाजों से गाड़ियों में रवाना होते हैं, जबकि राय खर्राटे ले रहा होता है, कायल नाम का एक गंजा लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि उन्होंने टेलीपोर्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, क्योंकि वो इस्तेमाल करके तुरंत एकेडमी पहुंच सकते थे। और कोई दूसरा लड़का कहता है कि अगर वो वहां टेलीपोर्ट हो जाते तो वो हमें परेशानी से बचा लेते। ऐसी बकवास सुनकर डैन नाम का एक लड़का उसे जवाब देता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि एवरी एकेडमी के पास टेलीपोर्टर नहीं है, उसे बेवकूफ कहते हुए। जैसे ही कायल मानता है कि एवरी एकेडमी रोलैंड एकेडमी के ही लेवल पर है और पूछता है कि क्या वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, कहीं से एक आवाज गूंजती है जो कहती है कि किसी ने क्लास में ध्यान नहीं दिया है, डैन और कायल का जिक्र करते हुए। पता चलता है कि ये स्मार्ट सिल्विया है, जो समझाती है कि एवियन एकेडमी बॉर्डर पर ही है, इसलिए ना सिर्फ उसे विदेशी आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ता है बल्कि शैडो बीस्ट्स का भी। वो आगे कहती है कि अगर वो ऐसी जगह पर टेलीपोर्टर इंस्टॉल करते हैं तो इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर एकेडमी की सुरक्षा टूट गई तो आक्रमणकारी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, क्योंकि टेलीपोर्टर उनके लिए खुला निमंत्रण होगा। जैसे ही स्टूडेंट्स ऐसी जानकारी सुनकर हैरान रह जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये क्लास में पढ़ाया गया था, सिल्विया राय को देखकर शर्माने लगती है। लेकिन वो घबराकर मुड़ जाती है जब गैरी उसे इस तरफ देखते हुए पकड़ लेता है, जबकि अपना बंदा उसके कंधे पर सो रहा था। बाद में वो स्वॉम्स के पास किले के खंडहर में पहुंचते हैं और स्टूडेंट्स को अपने कैंप लगाने का निर्देश दिया जाता है क्योंकि सुबह हो चुकी थी। अपने कैंप लगाते हुए गैरी राय को बताता है कि सिल्वर हेड लड़की उसे देख रही है। सोचते हुए कि देखने के लिए क्या है, गैरी उसे कहता है कि अगर उसे विश्वास नहीं है तो पीछे देखो। तभी दोनों मुड़ते हैं और चुपके से उसे देखते हैं। सिल्विया, जो अपनी क्रश को झांक रही थी, रंगे हाथों पकड़ी जाती है और घबरा जाती है जब वो अपने कैंप में गड़बड़ कर देती है। जैसे कि उसका दोस्त सही निकला, राय मानता है कि ये उसके लाल बालों के कारण है। लेकिन गैरी उसे याद दिलाता है कि यहाँ बहुत सारी लाल बालों वाले लोग हैं, जैसे कायल, इयन और जुड़वा स्लॉथ और बैजर। मानते हुए कि उसने सही कहा, गैरी एक शरारती चेहरा बनाता है और राय से पूछता है कि क्या वो उसे इग्नोर करेगा, क्योंकि सिल्विया एक सुपर प्रिटी लड़की है। लेकिन अपने बंदे को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस बीच डैन चुपके से निकलता है और किले के खंडहर के पीछे आता है, अपने दोस्त मंक को बुलाते हुए। किले के खंडहर के पीछे चलते हुए दोनों एक तीखी गंध से परेशान हो जाते हैं, जो मरे हुए चूहों से भी बदतर महक रही थी, सोचते हुए कि ये कहाँ से आ रही है। भयानक दलदल को देखते हुए डैन कहता है कि इस चिपचिपी जगह का वो अंत भी नहीं देख सकता। जैसे ही डैन और मंक इलाके को देखते हैं, लैंस उनके पीछे चुपके से आता है और उन्हें बताता है कि ये एक दलदल है। उनकी जान निकालते हुए लैंस उन्हें गुस्से से घूरता है। उन दोनों को चेतावनी देता है कि अगर वो नहीं चाहते कि उस दलदल में तेज कीड़े उनके पैर काट लें, तो बेहतर है कि वो अपने टेंट्स लगाएं और सो जाएं। रात हो जाती है और आग जल रही होती है। राय बिना गार्ड्स के नोटिस किए किले से चुपके से निकल जाता है और सोचता है कि उसने डिनर के समय कुछ जांच पड़ताल की थी, निष्कर्ष निकालते हुए कि वो गार्ड से निपटे बिना भाग सकता है। जैसे ही राय जाने वाला होता है, कोई उसका हाथ पकड़ लेता है। पता चलता है कि ये सिल्विया है, जो उसे पूछती है कि वो रात के इस समय कहाँ जा रहा है। उसे सच बताते हुए अपना बंदा जवाब देता है कि वो जादुई बीस्ट्स का शिकार करने जा रहा है। चिंतित होकर सिल्विया कहती है कि क्या वो पागल हो गया है, और उसे याद दिलाती है कि अब ये रेनी के आसपास नहीं है। वो उसे चेतावनी देती रहती है कि वो एक इंटरमीडिएट रैंक बीस्ट से भी टकरा सकता है। आगे कहती है कि नाइट्स के पास उसे बचाने का समय भी नहीं होगा। उसका हाथ झटककर राय उसे कहता है कि वो ठीक रहेगा और वो इंटरमीडिएट रैंक बीस्ट से निपट सकता है, क्योंकि ये उसके लिए कोई समस्या नहीं है। उसे इस तरह बिहेव करते देखकर सिल्विया उदास हो जाती है और वो शिकार के लिए निकल जाता है। अगले दिन सूरज उगता है। नाइट सबको उठाते हैं जब वो पर्दा खींचकर उन्हें लेजी बोन्स कहते हैं, घोषणा करते हुए कि जो भी सबसे आखिर में उठेगा उसे सजा मिलेगी। गैरी उठता है और डर जाता है जब वो रे को अपनी लाल आंखें खुली करके लेटे हुए देखता है। उसे डराते हुए गैरी उससे पूछता है कि क्या वो पूरी रात नहीं सोया। अपना बंदा, जो पूरी रात के बाद अभी लेटा ही था, उसे आश्वासन देता है कि वो अच्छे से सोया, बड़बड़ाते हुए कि वो बेवकूफ़ नहीं है। गैरी समझ जाता है कि वो पूरी रात नहीं सोया और बाहर चला जाता है क्योंकि वो सबके सामने सज़ा नहीं चाहता। इस बीच राय अपने ड्रैगन सिस्टम को मुस्कुराते हुए देखता है और सोचता है कि अगर वो इस रेट पर शिकार करता रहा तो वो एवरी एंड नाइट एकेडमी पहुंचने तक बिगिनर बीस्ट क्रिस्टल्स की मैक्सिमम अमाउंट तक पहुंच सकता है, और उसके बाद वो इंटरमीडिएट वाले अब्जॉर्ब कर पाएगा। बाद में वो एकेडमी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं और सभी गाड़ियां नाइट्स का पीछा करती हैं जो रास्ता दिखा रहे लगते हैं। जैसे ही वो एक डरावने जंगल से गुजरते हैं, विनफर्ड आगे कुछ महसूस करके रुक जाता है। खतरा महसूस करते हुए विनफर्ड लैंस को इलाका छोड़ने के लिए सर हिलाता है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स खुद एक चुनौती का सामना करेंगे। अचानक जमीन से कुछ निकलने लगता है जिससे गाड़ियां असंतुलित हो जाती हैं।
जबकि गैरी सोचता है कि बाहर बहुत शांति है और रे सो रहा है। घोड़ा चिल्लाता है जब उस पर किसी चीज से हमला होता है। पता चलता है कि तेज कीड़ों ने उनका रास्ता रोक लिया है जब वो गाड़ी में घुस जाते हैं। जबकि कीड़ों के अचानक हमले से कुछ लोग डर जाते हैं, गैरी और रे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वो अपनी तलवारें निकालते हैं और मॉन्स्टर्स को काटना शुरू कर देते हैं। जैसे ही कीड़ा एक लड़की पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, गैरी उसके सामने कूदता है और मॉन्स्टर को अपनी तलवार से चीर देता है। कीड़ों से इतना खून बहते देखकर कुछ लोग डर से कांपने लगते हैं, जबकि गैरी अनुमान लगाता है कि तेज कीड़े झुंड में आते हैं, इसलिए उनमें से और भी होंगे। वो दूसरों को निर्देश देता है कि वो अपनी सुरक्षा कम ना करे और गाड़ी से उतर जाए। जैसे ही दूसरे स्टूडेंट्स उसकी मदद करने के लिए आते हैं, गैरी उन्हें एक खुले इलाके में लड़ने का आदेश देता है और 3-3 की टीम बनाने को कहता है, पीठ से पीठ मिलाकर, ताकि डिफेंसेस में कोई छेद ना हो। इस बीच कायल, जो कीड़ों को मारने के लिए सुपरचार्ज लगता है, रे सोचता है कि वो थोड़ा ज्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं और अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करता है। उन सबको लड़ाई में खोया हुआ देखकर अपना बंदा सोचता है कि सभी तेज कीड़े बिगिनर रैंक के जादुई बीस्ट्स हैं, इसलिए उसे चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे ही वो सोचता है, उसकी नज़र चट्टान के ऊपर पड़ती है, जहां वो उन 6 नाइट्स को देखता है जो पहले ग्रुप से अलग हो गए थे। अपना बंदा, जो गाड़ी में सोने जा रहा लगता है, डैन द्वारा देखा जाता है, जो उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है और उसे फॉर्मेशन न तोड़ने को कहता है। एक बड़ी उबासी लेते हुए रे कहता है कि वो बिगिनर रैंक के मॉन्स्टर्स हैं, इसलिए उन्हें उसकी मदद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उसके जाने के बाद संख्या बिल्कुल सही हो जाएगी। जबकि नाइट्स चट्टान के ऊपर से स्टूडेंट्स को देख रहे थे, वो मानते हैं कि राय मॉन्स्टर से डर गया है और उसे सिर्फ एक रेड बेल्ट मिलेगा। दूसरा नाइट गैरी की तरफ इशारा करता है, जो काफ़ी अच्छा कर रहा लगता है, और समझाता है कि वो बिना हिचकिचाहट के हमला करता है और एक ही वार में मार देता है। आगे कहता है कि वो जानकर अपने शरीर को कंट्रोल करता है, ताकि वो बिना कोई पल बर्बाद किए कम से कम हिले। ये उम्मीद करते हुए कि गैरी को एक वाइट बेल्ट मिलेगा, विनफर्ड सिल्विया की तरफ इशारा करता है और निष्कर्ष निकालता है कि वो सक्रिय रूप से हमला नहीं करती, लेकिन असाधारण रूप से ऑब्जर्वेंट है। जैसे ही दूसरा नाइट तारीफ करता है कि उसका स्टैंस परफेक्ट है, सिल्विया प्रभावशाली ढंग से एक तेज कीड़े से बचती है और उसे अपनी तलवार से काट देती है। उसके मूव्स को देखते हुए विनफर्ड कहता है कि वो स्थिर है और एक बार जब उसे एक मौका मिल जाता है तो दुश्मन के लिए खेल खत्म हो जाता है। लैंस, जो सिल्विया के हमलों से प्रभावित लगता है, कहता है कि उसके कपड़े भी साफ हैं। तभी जमीन के नीचे से कुछ फटता है और पता चलता है कि एक विशाल तेज कीड़ा है जो जमीन से निकला है। सभी स्टूडेंट्स विशाल कीड़े से डर जाते हैं और मानते हैं कि वो मिलकर एक बड़ा बन गए हैं। डर से कांपते हुए कीड़ा एक बच्चे की तरफ झुकता है, जो कमजोर पड़ जाता है और जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही कीड़ा उस पर हमला करने वाला होता है, इयान, लाल बालों वाला लड़का, उसके सामने कूदता है और अपनी मजबूत मांसपेशियों से कीड़े के टेंटिकल्स को चीर देता है। इस बीच इयान गुस्से में मॉन्स्टर को चीर देता है जब वो चिल्लाता है कि किसी को भी उसके साथियों को चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं है। जबकि जुड़वा स्लॉथ और बैजर उसके साथ जुड़ जाते हैं और विशाल कीड़ों को प्रोस की तरह काटते हैं। कायल, जो ये गिन रहा लगता है कि उसने कितने कीड़े मारे हैं, अपनी तलवार से मॉन्स्टर को छेद देता है, निष्कर्ष निकालते हुए कि उसने कुल 45 मारे हैं। नाइट्स उन्हें ऊपर से देखते हुए हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी मदद करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाल बालों वाले बच्चे रे को छोड़कर मॉन्स्टर को मारने में काफी अच्छा काम करते लगते हैं और वो लगभग काम पूरा कर चुके होते हैं। लाल बालों वाले बच्चों के कीड़े मारने के बाद यान अपने टीममेट से पूछता है कि क्या वो ठीक हैं, और वो सब राहत की सांस लेते हैं कि मॉन्स्टर्स आखिरकार मर गए हैं। स्टूडेंट्स को ध्यान से देखते हुए विनफर्ड अनुमान लगाता है कि इयान न केवल शारीरिक रूप से मजबूत है, बल्कि अपने साथियों की परवाह करना भी जानता है, और वो एक हीरा है। दूसरी तरफ है रे, जो गाड़ी पर सो रहा है और किसी की परवाह नहीं करता। उसके बाद वो सब गाड़ी के अंदर जाते हैं और गैरी रे से पूछता है कि वो लड़ाई में उनके साथ क्यों नहीं शामिल हुआ। वो उसे बताता है कि यहाँ खतरनाक है और अगर कुछ हो गया तो कोई उसे बचा नहीं पाता। अंगड़ाई लेते हुए अपना बंदा उसे कहता है कि वो बहुत नींद में था और नाइट्स वैसे भी उन पर नजर रखे हुए थे, जबकि गैरी मानता है कि वो अब एक अकेला भेड़िया है। विनफर्ड हक्का बक्का रह जाता है और सोचता है कि भविष्यवाणी का बच्चा कौन होगा। उसके बाद जैसे ही वो अकेडमी की तरफ अपनी यात्रा जारी रखते हैं, कायल मॉन्स्टर्स को मारने पर खुद पर गर्व करता है और डैन उसके अच्छे काम की तारीफ करता है, ये मानते हुए कि वो जल्द ही असली नाइट्स बन जाएंगे। डैन सपना देखता है कि अगर वो किस्मत वाले हुए तो उन्हें एक वाइट बेल्ट मिलेगा। चौंक कर गैरी, जो नहीं जानता कि वाइट बेल्ट क्या है, उससे उसके बारे में पूछता है। तभी डैन बताता है कि सभी नाइट्स अलग अलग रैंक के होते हैं और जो उनका पीछा कर रहे हैं वो वाइट टैसल प्रोटेक्टर्स हैं, जो हाई रैंक्ड नाइट्स हैं। वो आगे कहता है कि इन नाइट्स को एक समय पर वाइट बेल्ट्स मिले थे, जिसका मतलब है कि उनके स्किल्स को टेस्ट्स और ट्रायल्स के जरिए मान्यता दी गई है। डैन फिर रिवील करता है कि ग्रीन और ब्लैक बेल्ट्स हैं, जो अलग अलग स्किल्स का प्रतीक हैं, लेकिन रेड बेल्ट सबसे कम रैंक वाले नाइट को दर्शाता है।
ये नई जानकारी सुनकर अपना बंदा पूरी तरह से जाग जाता है जब डैन कहता है कि रेड बेल्ट उन्हें दिया जाता है जो टेस्ट्स में अच्छा नहीं करते। वो आगे समझाता है कि जिन नाइट्स को वाइट बेल्ट्स मिलते हैं उन्हें पर्सनल इंस्ट्रक्टर्स के साथ साथ दूसरे इनाम और संसाधन भी दिए जाएंगे। मीनवाइल रेड बेल्ट्स इतने किस्मत वाले नहीं होते क्योंकि उन्हें बेसिक ट्रेनिंग मिलेगी, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देगा। वो जो चाहें कर सकते हैं और क्योंकि अकेडमी ने उन पर उम्मीद छोड़ दी है तो वो कहीं भी भटक सकते हैं। लेकिन रे रेड बेल्ट के बारे में सुनकर खुश हो जाता है और सोचता है कि एक बार जब उसे एक मिल जाएगा तो वो जो चाहे कर सकता है। इसका मतलब है कि उसके पास जादुई बीस्ट को हंट करने के लिए दुनिया भर का समय होगा और वो तेजी से हायर रैंक्ड बीस्ट क्रिस्टल्स और एबिलिटीज हासिल करेगा। जोश से भरा वो अपनी मुट्ठी भींचता और विश्वास करता है कि उसे उस रेड बेल्ट को पाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। अगला सीन हमें एवरियन नाइट एकेडमी ले जाता है, जहां स्टूडेंट्स आखिरकार एक लंबी यात्रा के बाद पहुंचते हैं। अकेडमी का नज़ारा स्टूडेंट्स को मोहित कर लेता है। गाड़ी से निकलते हुए गैरी सोचता है कि ये कूल है, जबकि अपना बंदा एक विशाल खूबसूरत जगह देखकर दंग रह जाता है। एवेरियन नाइट एकेडमी विशाल दरवाजों वाला एक बड़ा किला लगता है। स्टूडेंट्स हैरान रह जाते हैं क्योंकि जगह बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी उन्होंने सोची थी। वो बड़बड़ाते हैं कि ये एकेडमी एक शहर है जिसमें सिर्फ नाइट्स रहते हैं। अकेडमी में लगे मैना क्रिस्टल से चकित होकर स्टूडेंट्स बताते हैं कि एवरी का एनर्जी सोर्स मैना क्रिस्टल से आता है और रोशनी के लिए एक भी टॉर्च का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये सोचते हुए कि अकेडमी बहुत लग्जूरियस है, गैरी कहता है कि ये उस गांव से दो दुनिया है जिसमें वो बड़ा हुआ था। मीनवाइल लैंस गैरी और काइल को अपने पीछे पीछे चलने का आदेश देता है अगर वो खोना नहीं चाहते। आगे कहता है कि उन्हें जगह घूमने का मौका मिलेगा। लैंस द स्क्वायर उन्हें अकेडमी दिखाता है जब वो आमरी से गुजरते हैं। लाइब्रेरी पहुंचकर लैंस उन्हें निर्देश देता है कि वो अपना मुंह बंद रखें और शांत रहें जब वो लाइब्रेरी में हों। जबकि कुछ लड़कियां सर लैंस को झांकती हैं और सोचती हैं कि वो कितने हैंडसम हैं, उन्हें देखकर भी विशाल लगती है। डैन उससे पूछता है कि क्या लाइब्रेरियंस भी नाइट्स है। नाइट कहता है कि एवरी नाइट एकेडमी के सभी ग्रेजुएट्स को शहर में 2 साल तक वॉलंटियर करना पड़ता है, फिर उन्हें या तो रहने या जाने की इजाज़त होती है। डॉम जाने से पहले लैंस उन्हें उनके टूर का आखिरी पॉइंट दिखाता है, जो कुछ हद तक एक कब्रिस्तान जैसा लगता है। तभी लैंस खुलासा करता है कि इस जगह पर उन नाइट्स के अवशेष हैं जिन्होंने अल्योर किंगडम के लिए लड़ा या मरे। वो आगे कहता है कि वो यहाँ स्टूडेंट्स को याद दिलाने आया है कि युद्ध कभी खत्म नहीं हुआ है और उन्हें ये याद रखना होगा कि नाइट्स के रूप में उनका पहला कर्तव्य अपने घर की रक्षा करना है। जबकि स्टूडेंट्स नारा लगाते हैं कि वो अपने घर की रक्षा के लिए लड़ेंगे, राय गुस्से से कांपता है और सोचता है कि इन इंसानों की हिम्मत कैसे हुई ड्रैगन्स के शरीर को अपने कवच और हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल करने की। उसी वक्त सिविलिया अपना हाथ उठाती है और नाइट से मूर्तियों के बारे में पूछती है और वो किसके बाद बनाई गई थीं। लैंस जवाब देता है कि ये मूर्तियां एवरी नाइट एकेडमी के संस्थापकों के बाद बनाई गई थीं, जिन्हें लेजेंडरी ड्रैगन नाइट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ही स्टूडेंट्स ड्रैगन नाइट्स के बारे में बातें करने और सवाल पूछने लगते हैं, लैंस उन्हें बताता है कि जब वो एकेडमी का इतिहास पढ़ेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। जबकि स्टूडेंट्स अपनी डॉर्म्स की तरफ वापस जाते हैं, राई अपना आपा खो देता है और गैरी उसे पुकारता है। अपनी ड्रैगन आई एक्टिवेट करके राई कब्रिस्तान के नीचे एक मकबरा देखता है और महसूस करता है कि मकबरे के नीचे कुछ जिंदा है। जैसे ही वो डॉर्म्स की तरफ चलते हैं, गैरी सोचता है कि वो किसके साथ रहेंगे और उम्मीद करता है कि वो आसान लोगों के साथ रहेंगे। इस बीच रे, जो उस मकबरे में जिंदा उस चीज के बारे में अपने ख्यालों में खोया हुआ लगता है, अनुमान लगाता है कि वो एक जादुई बीस्ट की एनर्जी नहीं थी, बल्कि कुछ बहुत अजीब था। लेकिन उसके चिंतन का पल गैरी द्वारा भंग हो जाता है, जो उससे पूछता है कि क्या उसने सुना भी कि उसने क्या कहा। रायो से जवाब देता है और कहता है कि वो रूममेट्स के बारे में बात कर रहा था और उसी वक्त वो अपने डॉर्म में पहुंचते हैं। पता चलता है कि वो सब एक ही डॉर्म में हैं और अब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि उनके साथ और कौन ज्वाइन करेगा। उनके सरप्राइज के लिए सिल्विया उनके पास आती है और ऐसा लगता है कि वो भी लड़कों के साथ डॉर्म रूम शेयर करेगी। गैरी तो परेशान हो जाता है, लेकिन सिल्विया जब राय को देखती है तो घबरा जाती है और शर्म से लाल हो जाती है। जब लड़की इस सिचुएशन से अनकंफर्टेबल लगती है तो गैरी उसे समझाता है कि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि उसने सुना है कि एकेडमी ने हमेशा सबको बराबर माना है, जेंडर की परवाह किए बिना। वो आगे कहता है कि उसे इसका अच्छा साइड देखना चाहिए क्योंकि वो अच्छे लड़के हैं। लेकिन सिल्विया, जो बहुत ज़्यादा नर्वस लग रही थी, गैरी को एक थप्पड़ मारती है जो ज़मीन पर गिर जाता है और वो गुस्से में चली जाती है। साफ साफ कहती है कि वो लड़कों के साथ एक ही कमरे में नहीं रहेगी। बेचारा गैरी, जिसे एक लड़की से मार पड़ी थी, ज़मीन पर पड़ा रहता है और दूसरे दो लोग पूरा मामला देखते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ खास ही था। रे उन्हें रियश्योर करता है कि ये कुछ नहीं, बस एक छोटी मैडम गुस्सा दिखा रही हैं। वो दूसरे दो लोग उनके डॉममेट्स मंक और इयान निकले और गैरी उनका स्वागत करता है, अपना और रे का इंट्रोडक्शन देता है।
इयान के लाल बालों को देखकर अपना बंदा सोचता है कि उसके भी लाल बाल हैं, जबकि गैरी डॉर्ममेट लिस्ट देखता है और नतीजा निकालता है कि दो और रूममेट्स उन्हें ज्वाइन करेंगे, डैन और मार्का वुडवर्क। इस बीच सिल्विया सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई दिखती है और अपने लड़कों से भरे कमरे की तरफ बढ़ती है। वो लड़कों को एक डरावनी नज़र से देखती है और उन्हें कमरे में घुसने से मना करती है, क्योंकि वो कपड़े बदलने जा रही है। जब लड़कों को उनके डॉर्म से निकाल दिया जाता है तो गैरी कहता है कि उसे पता था कि वो उसे डॉर्म बदलने नहीं देंगे, और उसी पल डैन उनके पास आता है, लड़कों से पूछता है कि वो अभी तक बाहर क्यों खड़े हैं। गैरी बताता है कि वो उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्हें अंदर एक बड़ा कॉकरोच मिला था, और वो आगे कहता है कि वो किसी को ढूंढ रहे हैं जो उसे संभाल सके। ये सुनकर डैन पूरे जोश में आ जाता है और कहता है कि ये भविष्य के नाइट्स एक मामूली कॉकरोच से कैसे डर सकते हैं, और उन्हें दिखाता है कि ये कैसे किया जाता है। वो दरवाज़ा जोर से खोलता है, जबकि लड़के हैरान रह जाते हैं और अपनी हंसी रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने नए रूममेट पर एक गंदा प्रैंक किया था। अगला सीन हमें डिनर हॉल में ले जाता है, जहां सब लोग पेट भरकर खा रहे होते हैं। डैन, जिसे उसके रूममेट्स ने धोखा दिया था, उनसे पूछता है कि क्या उन्हें मजा आया, क्योंकि अब उसने उस लड़की को गुस्सा दिला दिया है और वो उसे नींद में मारने की भी कोशिश कर सकती है, उसे चलता फिरता बारूद का ढेर कहने हुए। जबकि डैन के चेहरे पर एक थप्पड़ का निशान छपा हुआ था। गैरी कहता है कि ये अच्छा होगा, क्योंकि बहुत से लोगों को तो उससे बात करने का मौका भी नहीं मिलता। जैसे ही डैन उस लड़की के बारे में कुछ बड़बड़ाता है, सिल्विया उनकी बातें सुन लेती है और उन पर गुस्सा हो जाती है, जो उन्होंने अभी अभी कहा था। जबकि डैन और गैरी घबरा जाते हैं और सफाई देते हैं कि उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अपना बंदा पूरा मजा ले रहा होता है जब वो तरह तरह के खाने से अपना पेट भरता है। सिल्विया उन्हें देखती है और बड़बड़ाती है कि वो अभी कैसे खा सकते हैं, जबकि वो जल्दी होने वाले टेस्ट को लेकर चिंतित है। जबकि अपना बंदा सिर्फ खाने पर ध्यान दे रहा होता है, तो गैरी मान लेता है कि वो नाइट बेल्ट्स के टेस्ट के बारे में बात कर रही है, और उससे पूछता है कि इसका खाने से क्या लेना देना। जबकि वो सुअरों की तरह खा रहे होते हैं, राई कहता है कि ये सब मुफ्त का है, और सिल्विया उन दोनों से पूरी तरह तंग आ चुकी लगती है, कहती है कि उन्हें कोई नहीं बचा सकता। इस बीच सीनियर स्टूडेंट्स उन्हें देखते हैं और दावा करते हैं कि उन्हें गरीब देहाती अनपढ़ों से और कुछ उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, जो इस तरह अपना मुंह भर रहे हैं, और बड़बड़ाते हैं कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी कुछ अच्छा नहीं खाया, रे और गैरी का जिक्र करते हुए। खाने से भरी चेहरों के साथ वो दोनों पीछे मुड़ते हैं और सीनियर्स को देखते हैं, जो अभी भी उनका मजाक उड़ा रहे थे और उन पर हंस रहे थे। वो परेशान करने वाले सीनियर्स फिर इयान की सीट पर रुक जाते हैं और मस्कुलर लाल बालों वाले लड़के का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं कि वो कितना बड़ा है, और बड़बड़ाते हैं कि वो इतनी जगह लेता है कि बेचारी कुर्सी टूट जाएगी, उसे देहाती लड़का कहते हुए। इस बीच बेचारा इयान उदास लगता है जब वो अपने आंसू पीता है। वो सीनियर बदमाश करते हैं कि उन्हें रेमी से निकले इन लाल बालों वाले अजीब लोगों को देखकर उल्टी आ रही है। अपने बारे में ऐसी रंगीन टिप्पणियां सुनकर काइल खाना बंद कर देता है, जबकि स्लॉथ शांति से अपनी चाय पीता है और अपने जुड़वां बैजर का हाथ दबाता है, क्योंकि वो उस बदमाश का मुंह चीरने के लिए चाकू निकालने वाला था। जब वो लाल बाल के सांप के कंटेजियस होने के बारे में बकवास करते रहते हैं, उन्हें देहाती अनपढ़ कहते हैं और उन्हें अकेला छोड़ने को कहते हैं, क्योंकि वो उस तरह के गंदे लाल बाल नहीं चाहते। मंक, जो इस बकवास से तंग आ चुका लगता है, खड़ा हो जाता है और दो सीनियर बदमाशों को रुकने के लिए कहता है, क्योंकि वो हद से ज्यादा कर रहे हैं। जबकि एन अपने दोस्त को उससे बचाने से रोकता है, सीनियर्स मंक को इससे दूर रहने को कहते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो इस लाल बालों वाले अजीब के लिए लड़ेगा, नतीजा निकालते हुए कि उसे ज्यादा से ज्यादा एक रेड बेल्ट मिलेगा, तो इसलिए उसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए, वरना वो उसे मारेंगे। ओवर द टॉप सीनियर्स इयान को एक लाल बालों वाला राक्षस कहते हुए उसकी तारीफ करते हैं कि वो अपनी जगह जानता है, और उसे निर्देश देते हैं कि जब वो भविष्य में उनसे मिले तो लंबा रास्ता लें। जैसे ही वो बदमाश अपने मुंह से ये शब्द निकालता है, कोई उस पर खाना फेंकता है। सीनियर गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि जिसने भी ये किया है वो सामने आए, उसे बुलशिट कहते हुए। तभी अपना बंदा सीन में आता है और खुद को दिखाता है। वो सीनियर के चेहरे पर टेबल पर जोर से मारता है और उसका हाथ मोड़ देता है। उसे टेबल पर दबाए हुए रे सीनियर से पूछता है कि उसने किसे लंबा रास्ता लेने के बारे में धमकी दी, और बदमाश कहता है कि वो उसके बारे में बात कर रहा है, उस गंदे लाल बालों वाले राक्षस के बारे में। डिनर टेबल पर हुए इस हंगामे से नाइट्स का ध्यान खींच जाता है, क्योंकि बच्चे उन्हें उस लड़के के बारे में बताते हैं जो टेबल पर पागल हो गया है। इस बीच रे, जो गुस्से से आग बबूला हो रहा था, उस बकवास करने वाले की जमकर धुनाई करता है, और इयान उसे रोकता है और आश्वासन देता है कि उन्होंने उसे चोट नहीं पहुंचाई है, उसे हंगामा न करने का आग्रह करते हुए, क्योंकि नाइट्स देख रहे हैं। गैरी उसे रोकने की कोशिश करता है और सिल्विया उसे जल्दी होने वाले टेस्ट्स के बारे में बताती है, तो इसलिए उसके पहले इंप्रेशन पर असर डालेगा। अपना बंदा सीनियर को नहीं छोड़ता और उसे जोर से पकड़े रहता है जब वो उसका हाथ मोड़ता है। स्टूडेंट सर नाइट को बुलाते हैं और लाल बालों वाले लड़के की शिकायत करते हैं, जो दूसरे स्टूडेंट के साथ हिंसा कर रहा है। उसी पल सर लांसिस कियोस में आते हैं और राय को लड़के को छोड़ने का आदेश देते हैं, जबकि सीनियर दर्द से चिल्ला रहा था और सर नाइट को उसे बचाने को पुकार रहा था।
राय उसका हाथ और जोर से दबाता है। जब लैंस दोबारा रे टैलॉन को रुकने का आदेश देता है, अपना बंदा इयान से कहता है कि ये कुछ ऐसा है जो उसने बड़े होते हुए सीखा है कि जब कोई उसका फायदा उठाना चाहता है या उसके साथ फखर की तरह बिहेव करता है तो उन्हें उनके एक्शंस के परिणाम दिखाना जरूरी है। ऐसा लगता है कि रे ने उसका हाथ तोड़ दिया है और स्टूडेंट्स लाल बालों वाले के डरावने रूप को देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिरकार लड़के को छोड़ते हुए अपना बंदा सीनियर की तरफ इशारा करता है और इयोन से कहता है कि लोग तभी सीखते हैं जब उन्हें सबक सिखाया जाता है। दूसरी तरफ लैंस उनका सुपरवाइजर गुस्से से देखता है और राय से पूछता है कि उसने उसके आदेशों को क्यों नहीं सुना। एक चालाक मुस्कान के साथ अपना बंदा उससे माफी मांगता है और जवाब देता है कि उसने सोचा था कि सब लोगों में से उसका टीचर समझेगा कि सिर्फ वही समस्याएं सुनना कैसा होता है जो वो सुनना चाहता है, बिल्कुल उसकी तरह। बिना हिचकिचाए राय गैरी का हाथ पकड़ता है और कहता है कि खाना जारी रखो क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी भूख उन कचरे के टुकड़ों से प्रभावित हो। इस बीच नाइथ लैंस रे के इस दृढ़ कदम से गुस्सा है। फुसफुसाहट शुरू हो जाती है कि सीनियर्स ने पहले लड़ाई शुरू की थी और आगे कहती है कि वो हमेशा लोगों को परेशान करते रहे हैं, इसलिए अब समय आ गया था कि उन्हें उनकी औकात दिखा दी जाए और उन लाल बालों वाले साथियों से उनकी धुनाई हो। उसके बाद 3 कमांडर्स एकेडमी में आते हैं और स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि वो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। विनफर्ड सबको शांत रहने का आदेश देता है जब वो उनकी एकेडमी के हेड 6 एल्डर्स का स्वागत करता है। एकेडमी के 6 हेड्स क्लोक पहने हुए और मास्क से अपने चेहरे छिपाए हुए हॉल में आते हैं। हेड्स को देखते हुए स्टूडेंट्स नर्वस होने लगते हैं और सोचते हैं कि क्या ये टेस्ट इतना बड़ा मामला है, क्योंकि उन्होंने पहले 6 एल्डर्स के टेस्ट देखने के बारे में सुना है। जब री 6 एल्डर्स को देखता है, जब उनके कदमों की आहट गूंजती है, वो सोचता है कि क्या ये 6 लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं, बिल्कुल उन इंसानों की तरह जिन्होंने उसे और उसकी ड्रैगन जाति को मारा था। जब वो इससे बाहर निकलता है, विनफर्ड समझाता रहता है कि ये 6 एल्डर्स गवाह के रूप में उनके नए नाइट्स टू बी का टेस्ट लेंगे और टेस्ट के परिणामों के अनुसार उन्हें अलग अलग रंग के बेल्ट्स दिए जाएंगे जो उनकी क्षमताओं को दर्शाते हैं। वो आगे कहता है कि अगर स्टूडेंट्स अच्छा नहीं करते हैं तो उन्हें एक रेड बेल्ट मिलेगा, जिसका मतलब एक तरह से फेल होना है। लेकिन विनफर्ड एक सुखद मुस्कान के साथ स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करता है और आग्रह करता है कि अगर उन्हें एक रेड बेल्ट भी मिलता है तो भी उनके पास वहां खड़े होने का मौका होगा जहां वो आज खड़ा है। उनके जोश को बढ़ाते हुए विनफर्ड कहता है कि वहां खड़े हर एक ने 5 साल की उम्र में चुने जाने के दिन से अपनी प्रतिभा दिखाई है। वो उन्हें हार ना मानने के लिए प्रेरित करता है क्योंकि उनकी आगे की ट्रेनिंग उन्हें उन प्रतिभाओं को निखारने में मदद करेगी जो उनके पास है। अपना बंदा विनफर्ड को देखता और सोचता है कि वो हमेशा की तरह प्रोत्साहक और सकारात्मक है, और थोड़ा चिंतित हो जाता है जब वो सोचता है कि जब वो उसे रेड बेल्ट लेते हुए देखेगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। बाद में विनफर्ड अपनी स्पीच खत्म करता है और बाकी काम लैंस पर छोड़ देता है, जबकि लैंस उसे आश्वासन देता है कि वो अपने कर्तव्यों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा। वो रे की तरफ देखता है, उससे एक मौत की नज़र से घूरता है। अगले सीन में लैंस 5 अलग अलग स्टेजेस वाले ट्रायल्स का ऐलान करता है, क्योंकि वो नाइट की ओवरऑल एबिलिटी के अलग अलग पहलुओं को टेस्ट करेंगे, जिसमें शामिल हैं स्टोन ऑफ पावर, ब्लीजिंग इन्फर्नो, अनडिटेक्टेड पैसेज, आयन प्रिसिजन और विल ऑफ ट्रूथ। पहले स्टेज यानी स्टोन ऑफ पावर में लैंस स्टूडेंट्स को समझाता है कि उन्हें बस बड़े से पत्थर को धक्का देना है और जब वो गोल पोजीशन पर पहुंच जाएगा तो उनका ये स्टेज पूरा हो जाएगा। सबके पास 2 मौके हैं और अगर वो अपनी पहली कोशिश में फेल हो जाते हैं तो वो अपनी दूसरी कोशिश में जादुई ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उनकी ताकत बढ़ाएगा और इस स्टेज को पार करने में मदद करेगा। हालांकि इसका इस्तेमाल उनके इवैल्यूएशन पर भी असर डालेगा, इसलिए उन्हें ये ध्यान में रखना होगा। गैरी राय से फुसफुसाता है कि टेस्ट तो काफ़ी आसान लग रहा है, और लाल बालों वाला लड़का सोचता है कि ये तो उसके लिए बच्चों का खेल है। लेकिन अपना बंदा बड़बड़ाता है कि उसे लगता है कि कोई नहीं चाहता कि वो टेस्ट पास करे, जिससे गैरी सोच में पड़ जाता है कि उसका क्या मतलब है। उसी पल टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले लैंस एक ऐलान करता है, कहता है कि इस टेस्ट का प्रॉक्टर होने के नाते वो रे टैलन की भागीदारी को रिजेक्ट करता है। इस बीच रे इससे बेअसर लगता है और कॉन्फिडेंस के साथ अपने हाथ सीने पर बांध लेता है। गैली और सिल्विया विरोध करते हैं कि ये गलत है और सोचते हैं कि रे को टेस्ट देने की इजाजत क्यों नहीं है। तभी लांस सबको बताता है कि ये सिर्फ सभी होने वाले नाइट्स को चेतावनी देने के लिए है कि उन्हें अपने से ऊपर वालों द्वारा दिए गए किसी भी आदेश का पालन करना होगा। वो आगे कहता है कि अगर किसी को उसके फैसले पर एतराज है तो वो इसकी रिपोर्ट अपने से ऊपर वालों को कर सकते हैं, और अगर वो उससे इसे वापस लेने के लिए कहेंगे तो वो बिना किसी एतराज के मान लेगा। उसके बाद वो पहले स्टूडेंट को टेस्ट के लिए बुलाता है और गैरी रे से फुसफुसाता है कि वो लैंस की नज़रों में बुरा बन गया है, जबकि सिल्विया उसे सलाह देती है कि वो इसकी रिपोर्ट हायर अप्स को करे क्योंकि वो उसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकता। लेकिन अपना बंदा इसके बारे में लापरवाह लगता है और उन्हें बताता है कि इससे उसके लिए चीज़ें आसान हो गई हैं, इसलिए उन्हें आगे बढ़कर टेस्ट देना चाहिए क्योंकि वो अगले स्टेज में उन्हें ज्वाइन करेगा।
इससे राय को विश्वास हो जाता है कि उसे रेड बेल्ट मिलना तो पक्का है। फिर हमें पता चलता है कि गैरी और सिल्विया दोनों ने टेस्ट पास कर लिया, जबकि इयोन पत्थर को अपने हाथों में उठा लेता है। हालांकि इंस्ट्रक्शंस उसे धक्का देने के थे और सब हैरान रह जाते हैं। जब गैरी पसीने से भीगा हुआ वापस आता है और खुश होता है कि सब अच्छा गया, राय उसे बधाई देता है और बताता है कि दूसरा स्टेज उसके लिए मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसे तैयार रहना चाहिए। जबकि ब्लॉन्ड बालों वाला लड़का कंफ्यूज हो जाता है। अपना बंदा उसे दूसरे स्टेज का प्रॉक्टर दिखाता है, जो रोलैंड एकेडमी से लगता है। दूसरे स्टेज के प्रॉक्टर को देखकर गैरी घबरा जाता है और चिंता करता है कि उनका टेस्ट कैसे होगा जब उन्होंने पहले कभी जादू नहीं सीखा। लेकिन रे उसे बताता है कि बैटलफील्ड इस बात की परवाह नहीं करता कि उन्होंने कुछ सीखा है या नहीं, और अंदाजा लगाता है कि उन्हें बस जादू का विरोध करने की कोशिश करनी होगी। वो आगे कहता है कि आमतौर पर जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं, उनकी जादू प्रतिरोधक शक्ति असल में खराब होती है। इससे वो अनुमान लगाता है कि वो इन 5 टेस्ट्स के जरिए उनकी कमजोरियों और ताकतों को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो उनकी क्षमताओं को विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका ढूंढ सके। जबकि गैरी को सब समझ में आ जाता है, वो सोचता है कि क्या वो एक ऑलराउंडर जीनियस है, लेकिन रे उससे सहमत नहीं लगता। बाद में दूसरा स्टेज ब्लेजिंग इन्फर्नो शुरू होता है और प्रॉक्टर गैरी को उसके माथे पर कुछ जादू का इस्तेमाल करके टेस्ट करता है, और वो 57 सेकंड्स तक टिका रहता है। रे उसकी तारीफ करता है कि वो काफी देर तक टिका रहा, जबकि गैरी सोचता है कि उसने खराब प्रदर्शन किया। लेकिन डैन उसे हिम्मत देता है कि उस मेज के बनाए इल्यूजन में हर घंटे के लिए बाहरी दुनिया में सिर्फ 1 मिनट ही गुजरता है, इसलिए उसने अच्छा काम किया। अगली बारी सिल्विया की आती है, और जब मेज उससे टेस्ट करना शुरू करता है तो वो खुद को शांत करती है कि ये सब एक इल्यूजन है, इसलिए वो उसे डरा नहीं सकता। जब मेज आग का इल्यूजन बनाता है तो लड़की बहुत अच्छा प्रदर्शन करती है, क्योंकि 5 मिनट पहले ही बीत चुके हैं, जबकि दूसरे लोग उसके बारे में बातें करते हैं कि वो कितनी अच्छी है। जबकि सब सोचते हैं कि सिल्विया एक देवी है, प्रॉक्टर उसे बताता है कि उसने खुद को साबित कर दिया है। इसके बाद रे अगला आता है, जब मेज उसका नाम बुलाता है और सिल्विया उसे गुड लक विश करती है। जबकि अपना बंदा सोचता है कि 20 सेकंड काफी होंगे या उसे तुरंत हार मान लेनी चाहिए, वो टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही प्रॉक्टर इल्यूजन बनाता है, अचानक उसके सामने एक लाल ड्रैगन आ जाता है जो आग उगलता है। हक्का बक्का अपना बंदा सोचता है कि क्या हो रहा है, क्योंकि लाल ड्रैगन रे का पास्ट का रूप लगता है। और उसी पल प्रॉक्टर अचानक एक जोर से हवा में तैरने लगता है, जिससे सब हैरान रह जाते हैं। आंखें फटी की फटी मेज पागलों की तरह दावा करता है कि लड़का लाल ड्रैगन द्वारा शापित है। और तभी भीड़ में लाल बालों वाले लड़के के बारे में बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है कि वो एक बुरी खबर है और वो शापित है। इस दृश्य को देखकर विनफर्ड उस बूढ़े आदमी के पास दौड़ता है जो बेहोश लगता है, जबकि राय उसके पास खड़ा होता है और सोचता है कि क्या वो ठीक है। लेकिन नाइट उसे आश्वासन देता है, कहता है कि वो बस थक गया है और लड़के को आराम करने को कहता है। विनफर्ड सोचता है कि यह अजीब है कि बूढ़े मेज का माना पूरी तरह से खत्म हो गया है, क्योंकि वो इसे समझ नहीं पा रहा है। अगले सीन में ऐसा लगता है कि एल्डर्स उस अजीब घटना की जांच कर रहे हैं जो विनफर्ड के साथ हुई थी, जो वो उन्हें बताता है कि ये सिर्फ बहुत ज्यादा माना इस्तेमाल करने के कारण हुआ माना डिसऑर्डर है, और मेज कुछ आराम के बाद ठीक हो जाएगा। ये सफाई एल्डर्स को संतुष्ट नहीं करती, इसलिए वो सवाल करते हैं कि प्रसिद्ध रोलैंड मैजिक एकेडमी का मेज एक डिग्री के टेस्ट के बाद अपने माना से कैसे खाली हो सकता है। जबकि दूसरे अनुमान लगाते हैं कि क्या ये इसलिए है क्योंकि मेज ने स्टूडेंट्स को टेस्ट करने में बहुत ज्यादा माना खर्च किया। विनफोर्ड उन्हें बताता है कि मेज अभी आराम कर रहा है और वो इस मामले की जांच जारी रखेगा। वो आगे सलाह देता है कि बाकी टेस्ट के लिए प्रॉक्टर की जगह कोई और मेज ले ले, और एल्डर उससे सहमत हो जाता है। हालांकि जैसे ही नाइट जाता है, एक मास्ड एल्डर एक आर्मर्ड गार्ड नाइट को बुलाता है और उससे कुछ फुसफुसाता है, और गार्ड उसे आश्वासन देता है कि वो उसे तुरंत करवा देगा। एल्डर फिर दूर से रे टैलन को देखता है, जो अपने दोस्तों की तरफ चलता हुआ लगता है। उस घटना के बाद राई माना डिसऑर्डर के बारे में पूछता है और सिल्विया उसे समझाती है कि ये तब होता है जब एक मेज के पास कोई माना नहीं बचता, लेकिन वो जबरदस्ती एक जादू का स्पेल कास्ट करता है, तो इसका उल्टा असर मेज के शरीर पर पड़ता है। जबकि अपने बंदे को बात समझ में आ जाती है, गैरी को अपना दोस्त बदकिस्मत लगता है और कहता है कि जीनियसेस के लिए हमेशा मुश्किल होता है। जब वो दोनों मजाक कर रहे होते हैं तो सिल्वरहेड लड़की सिचुएशन के बारे में थोड़ी संदेहास्पद लगती है और सोचती है कि ये अजीब है कि रोलैंड मैजिक एकेडमी का एक मेज ऐसी बेसिक गलती करेगा, और उस शाप के बारे में सोचती रहती है जिसका उसने जिक्र किया था। पूरा
has just been terminated. पर 4 नंबर कर लिया apa tungguan apa pilihan lah मैं तो बीच में डिलीट कर रहा हूँ एक वे ये ऑनलाइन Watch out! To win. Watch out! Watch out! Marked a location. Marked a location. Victory. Frequent breaks and play Now बढ़िया ले रहे responsibly. मैं उधर सेकंड देता हूँ Blue team has scored for the first time. ये फैम डाउनलोड करियो मैं दूसरा ना गिरी ना घर को ले ले यार कौन था इन पड़ी ना दिन में ऊपर वाले तो ले दी मैं पढ़ रहा हूं तो Killing spree for the blue team. The blue team's streak has just been put to an end. Reloading. टाइप दिए ठीक है ना अरे बहुत सरप्राइज गरीब है तो ना वीडियो Spree for the blue team. लगता है चलो Team जी is in the lead. अरे मेरे कने जे मिलता है जहां तक मिलता है मैं 2 जे मेरे कने एक अजय सिंह भी है मेरे कने जो सामा अजय सामा लिख सामने लिख लेना होता ओ ये Blue लोग team's दो streak has Watch out! Watch out! और सेम गेम प्ले तो दी है